जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपका 500 रुपये का लोन है, 5000 रुपये का लोन है या फिर 50 लाख रुपए का लोन है, आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की गाइडलाइंस 2025 के अंदर में क्या क्या है। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इसमें अपडेट होता है। 2022 में कुछ अपडेट्स हुए, 2023 में, 2024 में, अब 2025। तो सभी अपडेट्स को लेकर मैंने टोटल एक वीडियो बना दी है, जिसमें आपको सभी गाइडलाइंस के बारे में पता चलेगा। बात करेंगे हम लोग लोन रिकवरी के बारे में कि अगर लोन रिकवरी के लिए कंपनी आती है तो उनको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉल से, ठीक है, कि कॉल्स के लिए क्या नियम है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉलिंग को लेकर। तो देखिए, कस्टमर को अगर कॉल करना है तो कस्टमर के कॉल का टाइम दोस्तों एक फ़िक्स किया जाता है कि आप कस्टमर को 7 बजे से लेके 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगी पहली, ठीक है, 7 से 7। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। अगर बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को दिया है लोन रिकवरी करने के लिए या फिर बैंक के ही एजेंट्स रिकवरी कर रहे हैं तो आपका पूरा अधिकार है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमेशा। लोन रिकवरी में क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो आपको उस पूरा अधिकार है कि आप उससे उसका नाम पूछे। सबसे पहले तो आपको नाम पूछना है। उसके बाद अगर वो उस बैंक से है तो फिर उसकी एम्प्लॉय आईडी आप पूछ ये सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, अगर वो बैंक से है तो। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि थर्ड पार्टी वालों को इन्होंने केस दे दिया होता है कि थर्ड पार्टी हैंडल करते हैं, वो उनके बिहाफ में बात करते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं तो कौन सी एजेंसी है, एजेंसी का नाम, एजेंसी का पूरा नाम बताइए उनको कि वो किस एजेंसी से बात कर रहे हैं और वो एजेंसी कहाँ पे लोकेटेड है। ये जानने का अधिकार आरबीआई ने हर एक कस्टमर को दिया है। और बैंक को लोन रिकवरी में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पूरा डिटेल्स सामने वाले को देना होगा, ताकि किसी तरीके से कस्टमर को ये ना लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है। ये हो गई पहली चीज़। कॉल हमेशा रिकॉर्ड पे आप रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सामने से भी जो कॉल आती है वो भी रिकॉर्डेड रहती है, तो आप भी कॉल को रिकॉर्डिंग पे रख सकते हैं। ये हमने कर लिया सबसे पहले बात कि कस्टमर अगर कॉल पे बात करता है तो सारी जानकारी ले सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि कितने कॉल्स डेली आ सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, हर घंटे में एक कॉल आना चाहिए। किसी भी कंपनी का हर घंटे में मात्र एक कॉल आना चाहिए। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं, आपके ऊपर कॉल बॉम्बर लगा देंगे, टेलीकॉलर लगातार कॉल करते रहेंगे, जो कि फर्जी है। दूसरी बात, पर्सनल डेटा शेयरिंग, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनल डेटा शेयरिंग। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि आपके डेटे को, जो आपका डाटा है, उसको महफूज नहीं रख के थर्ड पार्टी को तो डाटा देती ही देती है, प्लस आपके कॉन्टैक्ट या रेफरेंस का भी डाटा दे देती है। यानी जो आपने कॉन्टैक्ट में नंबर नहीं भी दिए हैं तो भी वो निकाल के दे देंगे, और रेफरेंस के नंबर हैं उसको भी दे देंगे थर्ड पार्टी को। यानी कि आपका डाटा हर जगह शेयर करेंगे ताकि आपको परेशान किया जा सके। तो इस पर भी आरबीआई ने सख्त रोक लगाई है। ये डेटा चोरी कोई भी लोन कंपनी नहीं कर सकती। लोन कंपनी को पूरा ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति का एक भी डाटा मिसयूज़ ना हो सके या एक भी डाटा लीक ना हो सके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन लोन सभी कंपनियां इसका पूरा ख्याल नहीं रखती हैं। बहुत सारी कंपनियों में देखने के लिए मिलता है कि वो कॉन्टैक्ट और रेफरेंस पे कॉल करवाती है, वो भी थर्ड पार्टी के ज़रिए। तो इस तरीके से डाटा लीक के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस में बिल्कुल भी नहीं आता। पूरी तरीके से बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा कि उसने आखिर आपके डेटा को शेयर कैसे होने दिया, ठीक है। ये हमने बात कर लिया सेकेंड नंबर पे पर्सनल डेटा शेयरिंग के ऊपर। अब अगर हम बात करेंगे कि रिकवरी का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो देखिए, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिकवरी का प्रोसेस इथिकल होना चाहिए। यानी कि
सॉफ्ट भी अब अगर चाहे आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो प्रोसेस है वो रूल और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होना चाहिए, प्लस सॉफ्ट होना चाहिए। सामने वाले को भी सुन सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं सामने वाला बोल रहा है मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए और सामने से बैंक बोल रही नहीं आपको 2 मिनट में पैसा देना होगा, तो ये किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई भी बैंक नहीं कर सकती। एक एथिकल वे होता है बात करने का, उसी तरीके से बात काफ़ी जगह सुनने के लिए मिलता है कि गाली गलौज भी हो जाती है फ़ोन पे ही, और एब्यूज़िव लैंग्वेज, जाति सूचक शब्द, ऐसे भी बहुत जगह देखने के लिए मिला है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमेशा जब भी आप कॉल पे बात करें तो कॉल को रिकॉर्डिंग पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेनल्टी के ऊपर। पेनल्टी एंड चार्जेस को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउटफुल रहता है जो फ्यूचर में लोन को पेमेंट करना चाहते हैं। तो आरबीआई ने इस पे भी सख्त रोक 2024 में लगा दी थी कि कोई भी कंपनी मनमाना पेनल्टी वसूल नहीं कर पाएगी। जितना लोन का इंटरेस्ट रेट है उसका डबल कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर आप 40% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं तो साल में उसको 80% करके बना दीजिए। लेकिन आप पेनल्टी के नाम पे, जैसे एम पॉकेट नाम की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, रूपी रीडी है, पे रूपिक है, बहुत सारे बैंक है, पेनल्टी के नाम पे क्या करते हैं 2000 रुपये के लोन को 4000 कर देते हैं और 4000 के लोन को 8000 कर देते हैं। इस तरीके से अमाउंट बढ़ाते हैं। इस पर भी आरबीआई ने 2024 में ही रोक लगा दी थी कि कोई भी कंपनी पेनल्टी वसूल के अपनी कमाई का जरिया नहीं बना सकती। ऑलरेडी आदमी कर्ज में दबा हुआ है, इसी वजह से लोन नहीं दे पा रहा, और अब आप उसके ऊपर पेनल्टी बढ़ा के उसके कर्ज को भी बढ़ा रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दबा भी रहे हैं। तो इस पे भी साफ रोक लगा रखी गई है। ठीक है, ये हो गए, हम लोगों ने बात कर ली पेनल्टी के बारे में। अब एक और यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक आता है रिकवरी एजेंट को लेकर, कि रिकवरी एजेंट के पास आने का अधिकार है कि नहीं है। काफ़ी समय से ये क्वेश्चन होता है कि देखिए, तो रिकवरी एजेंट का काम क्या है। रिकवरी एजेंट का काम है रिमाइंडर देने का, बस आके आपको बता देना कि भाई आपका लोन ड्यू है, एक तरीके से मैसेज पहुंचाने का। लेकिन रिकवरी एजेंट अपने आप को सोचते नहीं हम पैसा रिकवर कर लेंगे, वो भी अनएथिकल वेज, अनएथिकल टूल्स को यूज़ करके, बदनामी करा के या फिर डरा के या फिर धमका के, इस तरीके से हम पैसा वसूल कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है, ऐसा वो सोचते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर कोई भी रिकवरी के लिए आपके घर पे आता है तो उनके पास क्या क्या होना इम्पोर्टेंट है, तो 3 चीज़ें हैं। 1 सेकंड दीजिएगा। 3 चीज़ें हैं जो उनके पास होनी चाहिए। सबसे पहले है आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों DRA का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर पे, तो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, जो बैंक ने उसको ऑथोराइज़ किया है रिकवरी के लिए कि नहीं किया। अब देखिए बैंक क्या करती है वो समझिए। बैंक मान लेते हैं कि ये एक पेपर दे देती है, उसी पेपर पे 50 लोगों का नाम लिखा होता है और नंबर लिखा होता है, और साइड में अमाउंट लिखा होता है कि कितना कितना ड्यू है। अब वही पेपर लेके वो सोचते कि वही उनका अथॉरिटी लेटर है, तो वो किसी तरीके का अथॉरिटी लेटर नहीं होता है। वो बस आपका डाटा है जो कि प्रोवाइड किया गया है रिकवरी वालों को। इस पर किसी तरीके से आप इसको अथॉरिटी लेटर नहीं बोल सकते हैं। अगर वो ऐसा आपको कोई कंपनी बोलता है देखिए मेरे पास आपका डाटा है, तो बोलिए आपका डाटा, मेरा डाटा बैंक ने बिना परमिशन के आपको कैसे दिया? मैंने तो बोला नहीं शेयर करने के लिए। वो भी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसके पास ना DRA लाइसेंस है, ना ID कार्ड है, ना अथॉरिटी लेटर है। तो मैं तो बैंक के ऊपर ही कंप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आप बैंक को उल्टा कंप्लेन पे ला सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। बिना इसके तो आपको उनसे बात भी नहीं करनी है और आगे का प्रोसेस भी नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिविल को लेकर। सिविल में हर 15 दिन में अपडेट करना है, 15 डेज़ में अपडेट होना चाहिए सिविल। ये भी नया गाइडलाइंस है। अगर कोई भी पेमेंट आती है या कोई पेमेंट नहीं होती है तो उसको आप 15 दिनों के अंदर में अपडेट करेंगे, या कोई लोन अगर आपका आता है तो 15 दिनों के अंदर में अपडेट करेंगे। और लास्ट में आपको एक और ये बता देता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि स्टार्टिंग्स में टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताती है और लास्ट में कुछ कर देती है। तो देखिए आरबीआई ने इस पर सख्त रोक लगा रखी है। अगर आपने 2019 में कंपनी से लोन लिया है और 2020 में मान लेते हैं कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो अगर पॉलिसी चेंज हो भी गई लेकिन जिस एग्रीमेंट पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने साइन किया था वही टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए लागू होंगी, ना कि जो 2020 में जो पॉलिसी चेंज हुई है वो भी हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कंपनी के इंटरनल पॉलिसी चेंज होती है तो इसमें आपके ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा।
इसी के साथ यहाँ पे ऐसी कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दी है, और नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से ज़रूर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।